हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक के लगभग टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इन केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इसमें है ऑप्शन 3 करेक्ट। क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होती है? ये जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, इस पे जो ये साइलेंट लाइन होती है, इंक्लाइन लाइन होती है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, जो एक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस लिखा है ये वाला, इसको दूसरे नाम एडियाबैटिक डिह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। डिह्यूमिडिफिकेशन से आप समझ लीजिए कि ह्यूमिडिफिकेशन यानी जो मॉइस्चर है उसको एयर से निकालना, दूर करना। ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ये क्या होता है, बढ़ जाता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घट जाती है। क्योंकि यहाँ से देखो, ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस डायरेक्शन में, तो इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर डीबीटी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ग्राफ में वर्टिकली देखें तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये इस लाइन पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या है, घट रही है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइकोमेट्रिक चार्ट द्वारा देख सकते हैं। ठीक है। इसमें जो लाइनें हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस लाइन पे तो आप देख रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और वाटर वेपर प्रेशर है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ये वाली जो लाइन होती है ये आपकी क्या होती है, सैचुरेशन लाइन होती है। और इस सैचुरेशन लाइन पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन कहती है, जहाँ पर मिलता है उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं या ड्यू पॉइंट कहते हैं। और जो ए वाली इंक्लाइन लाइन है उसे वेट बल्ब टेम्परेचर होते हैं। लेकिन इनमें भी दो इंक्लाइन लाइन होती है। देखिए, एक का स्लोप ये है, दूसरे का स्लोप ये है। या ज़्यादा स्लोप वाले को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, वर्टिकल लाइन को ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, जब एयर कंडीशन आप लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इस तरीके से पूछा जाएगा कि सेंसिबल हीटिंग कैसी होती है, सेंसिबल कूलिंग क्या होता है, ड्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं और इधर इन लाइनों को ओ ए ओ बी ओ सी के द्वारा इस साइकोमेट्रिक चार्ट पर दिखाया गया। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है कि मॉइस्ट एयर को पढ़ने के लिए हम लोग या एनालिसिस करने के लिए एक डायग्राम का उपयोग करते हैं, जिसे साइकोमेट्रिक चार्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट कूलिंग टावर यूटिलाइज which of the phenomena to cool water below the dry bulb temperature of air। कह रहा है कि जो वाटर को कूल करने के लिए बिलो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए जो कूलिंग टावर का यूटिलाइज किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो करेक्ट आंसर है आपका इसका करेक्ट आंसर है आपका एडियाबैटिक एओपरेटिंग कूलिंग। एडियाबैटिक एओपरेटिंग कूलिंग क्या होता है कि यहाँ से एक पाइप होती है जिसमें से जो वाटर है वो निकलता रहता है, नीचे की ओर गिरता रहता है, और यहाँ से एयर को क्या किया जाता है, एयर जो होती है आपकी यहाँ से इधर एंटर करती है, इधर निकल जाती है। तो ये एओपरेटिव मेथड हुआ ना इसको कूल करने का, इसलिए कहते हैं एडियाबैटिक एओपरेटिव कूलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एडियाबैटिक एओपरेटिव कूलिंग प्रोसेस। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब सब में डायग्राम नहीं मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन द आउटसाइड एयर इंट्रोड्यूस फॉर वेंटिलेशन पर्पज दियर इज। ठीक है। तो क्या है, सेंसिबल हीट गेन, लेटेंट हीट गेन, या सेंसिबल या लेटेंट हीट। तो मैं बता दूं आपको, जो वेंटिलेशन होता है ना, वेंटिलेशन पर्पज के दौरान क्या होता है, फेज तो चेंज होता ही होता है। फेज तो चेंज होता ही होता है, साथ साथ में आपका क्या होता है, टेम्परेचर भी सिस्टम का बढ़ता घटता है। तो जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज करने के लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। और टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट की ज़रूरत पड़ती है या जो हीट टेम्परेचर को राइज कराती है उसे कहते हैं सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर दोनों है, तो लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। तो ऑप्शन 3 इसका क्या है,
करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंसिबल हीट, ये देख लीजिए, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंसिबल हीट है। इसमें टेम्परेचर देख लीजिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है, फेज चेंज होता है। और सेंसिबल हीटिंग के दौरान ये देखिए टेम्परेचर राइज कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ से सेंसिबल हीटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेज आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट द कूलिंग इज अचीव्ड इन रेफ्रिजरेटर, तो करेक्ट आंसर है ईओपरेटर में। किसमें? ईओपरेटर में कूलिंग को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन द, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो रेफ्रिजरेशन वर्क करता है वो क्लासियस के, वो थर्मोडायनेमिक्स के जो क्लासियस स्टेटमेंट है उसके आधार पर काम करता है, दो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सिंपल सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होती है? घटती है। क्या? सेंसिबल हीटिंग के दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्चुअली जो मॉइस्ट एयर होगी वो रिमूव हो जाएगी एयर के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम नोन एज सब कूलिंग इज डन बिफोर, तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रोटलिंग के पहले सब कूलिंग की जाती है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन 3 यहाँ से। ऑप्शन 3 इसका क्या है? करेक्ट उत्तर है, थ्रोटलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेट बल्ब डिप्रेशन इज जीरो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, तो इसका करेक्ट आंसर है 100%। और आपको मैं बता दूं, वेट बल्ब टेम्परेचर इज जीरो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है आपका, क्या है आपका, ये थोड़ा सही, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये तो डिप्रेशन बोल रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये तीनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। और ये कंडीशन कब होती है? ये होती है सैचुरेटेड एयर के लिए। किसके लिए? सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर के केस में होता है, तीनों बराबर हो जाते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कूलिंग टावर यूटिलाइज विच ऑफ द फिनोमिना टू कूल वाटर बिलो द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, तो इसका करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक इवेपोरेटिंग कूलिंग। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, तो बिलो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के नीचे कूल करते हैं उसे क्या कहते हैं? एडियाबैटिक इवेपोरेटिव कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कूलिंग टावर अप्रोच इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, कूलिंग टावर की अप्रोच क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्ड वाटर आउटलेट और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। इसकी अप्रोच क्या होती है, डिफरेंस किसके किसके बीच होती है? तो ये होता है कोल्ड वाटर, जो वाटर ठंडा हुआ उसका टेम्परेचर, और माइनस जो एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके बीच जो होता है उसी को कहते हैं कूलिंग टावर की अप्रोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर आर द मोटर एंड कंप्रेसर इंक्लूडेड इन द सेम हाउसिंग, तो यहाँ से तो सही से खुल नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये हर्मेटिक कंप्रेसर है। क्या है? हर्मेटिक कंप्रेसर, ये हर्मेटिक कंप्रेसर है, ऑप्शन 4 इसमें सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। हर्मेटिक कंप्रेसर में होता क्या है कि उसमें आपका कंप्रेसर और मोटर ये एक ही में फिक्स होता है, एक साथ ही होता है, ठीक है। सिंगल आउटर वेल्डेड स्टील सेल द्वारा पूरा सील्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्प्रे spray washing system, if the temperature of water is higher than the dry bulb temperature of entering air, then the air is, तो इसका करेक्ट आंसर है जब जब क्या होगा कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है,
ज़्यादा होगा किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, तो वो क्या होगी, जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और साथ में ह्यूमिडिफाइड भी हो जाएगी, हीटेड प्लस ह्यूमिडिफाइड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि इन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर द फैन इज फिक्स्ड एट द, तो करेक्ट आंसर है आपका बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर। कहाँ पर फिक्स किया जाता है, बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर, कूलिंग टावर के बॉटम में जो फैन है उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कूलिंग टावर द सम ऑफ रेंज एंड अप्रोच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन, देन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, उसका मतलब यही है कि जो वाटर इनलेट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है उसका क्या है, माध्य है। क्या है उस कंडीशन में, क्या हो जाएगा, जो डी बी टी है ये किसके मीन के बराबर होगा, वाटर इनलेट टेम्परेचर, इसको क्या कहेंगे, वाटर जो इनलेट है, वाटर का इनलेट टेम्परेचर प्लस जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, यदि ट्वाइस है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 TR इज इक्विवेलेंट टू ऑफ कूलिंग इफेक्ट, तो करेक्ट आंसर है, देखो 1 TR क्या होता है, 1 TR बराबर होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो 3 TR में क्या हो जाएगा, 3 × 3.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3×5 = 15 और 3×3 = 9, तो 10.5, ये क्या आ जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड। तो एक ही ऑप्शन है और है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, 1 TR होता क्या है, तो किसी भी किसी भी रेफ्रिजरेशन द्वारा क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एट 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर इन 24 आवर, जितना मेल्ट कराती है उसके लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रेयान इज डिटेक्टेड, तो करेक्ट आंसर है, जो आपकी हाईलाइट टार्च होती हैं उसका उपयोग किया जाता है लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट के लिए। फ्रेयान के लीकेज के लिए क्या यूज किया जाता है, हाईलाइट टार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ और एक चीज़ और है, यदि अमोनिया लीक हो रही है, अमोनिया लीक हो रही है तो यहाँ पर कौन सी टार्च यूज की जाती है। ठीक है। तो इसको इसको कहते हैं सल्फर स्टिक मेथड द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सल्फर स्टिक मेथड, मतलब यदि फ्रेयान रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें वर्किंग सब्सटेंस फ्रेयान टाइप का है, फ्रेयान है, ठीक है, ज़्यादातर में यूज़ होता है, तो उसके लीकेज का पता लगाने के लिए आपकी हाईलाइट टार्च यूज़ की जाती है। लेकिन अमोनिया यदि रेफ्रिजरेशन वर्किंग सब्सटेंस अमोनिया है तो इसके लीक को पता करने के लिए सल्फर स्टिक मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धुआं छोड़ा जाता है, वाइट हो जाता है, जिससे पता चल वाइट हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर अमोनिया लीक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कूलिंग रेंज इन द कूलिंग टावर इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ, सॉरी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंस, कूलिंग रेंज मतलब ये होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इंटरिंग एंड कूलिंग वाटर। ठीक है, मान के चलिए कूलिंग इफेक्ट ये है कि एयर इसमें इंटर कर रही है और एयर आउट हो रही है, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर, तो यही जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर आउटलेट का और इनलेट का, यही इसकी रेंज होगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट उत्तर है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, टी आउटपुट माइनस टी इनपुट, यही करेंगे, जो आएगा यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी हो जाएगी रेंज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर इज, तो करेक्ट आंसर है ये हायर देन द एयर कूल्ड के होता है। ठीक है, जो वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या आता है, लोअर देन द एयर कूल्ड कंडेंसर एंड हायर देन द एयर कूल्ड कंडेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन 1 ही था पूरा। क्वेश्चन हमारा केवल इतना ही है, द एफिशिएंसी ऑफ वाटर कोल्ड कंडेंसर इज, तो हायर देन द एयर कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंडेंसर हीट इज डिसिपेटेड मेनली बाई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन कन्वेक्शन। क्या है ऑप्शन 2, केवल कन्वेक्शन द्वारा। कंडेंसर में हीट डिसिपेशन किसके द्वारा होता है, तो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 ton is the amount of heat removed from 1 ton of water at 0 degree to becomes ice in, तो करेक्ट आंसर है ये 12 आवर 24 आवर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 24 आवर में। ठीक है, 24 आवर में क्या हो, 0 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसता भी है, इन ए साइकोमेट्रिक चार्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर, तो करेक्ट आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो लाइन होती है साइकोमेट्रिक चार्ट में, जैसे ये आपका साइकोमेट्री है, ये मैं बना रहा हूँ आपके, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है वो ऐसी लाइन होती है। इन लाइन को क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। तो कैसी लाइन है, ये कर्व लाइन है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 कर्व लाइन होंगी। ठीक है, और यदि पूछ ले आपका यहीं पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो वर्टिकल लाइन हो जाएगी। वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये तिरछी लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये थोड़ा सा और तिरछी लाइन हो जाएगी, थोड़ा सा तिरछी, इससे ज़्यादा तिरछी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो पूछे तो ये आपकी जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही सब सारी लाइनें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर टेकन इनटू काउंट इन इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ फॉर ह्यूमन कंफर्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होना चाहिए कि एक तो कंफर्ट के लिए 3-4 ही चीज़ें हैं, एक तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर की वेलोसिटी भी प्रभावित करती है लेकिन सोलर रेडिएशन ये कोई प्रभाव नहीं डालता। एयर की वेलोसिटी भी प्रभावित करती है लेकिन ये प्रभाव नहीं डालता। चौथा है जो, तो ये ऑप्शन चौथा है जो कि दिख नहीं रहा है, 1, 2 और 3, ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि रेफ्रिजरेट फ्रियान 12 बिलोंग्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर है मेथेन फैमिली। ऑप्शन 1 क्या है, मेथेन फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, मेथेन फैमिली का है। ठीक है, मेथेन। आप इसका नॉमेनक्लेचर भी पूछ लेता तो R12 का हम लोग अभी जान लेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो हम लोग को पता है जो सकते हैं R, इसको हम लिख सकते हैं R012। ठीक है, 012, तो ये जो जीरो है इसको क्या कहते हैं, कार्बन। C-1, C-1 बराबर 0, तो C बराबर 1, यानी कार्बन तो 1 ही रहेगा। और दूसरा H+1, H+1 बराबर, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे वाले से, तो बराबर 1, यानी H बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन 1 है। और दूसरा जो बचा उसको हाइलोजन कहते हैं। हाइलोजन में क्या होता है, उसको मानते हैं कि वो फ्लोरीन की नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्लोरीन 2 है, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन है ही नहीं, फ्लोरीन कितनी है, 2 फ्लोरीन है, तो हमने फ्लोरीन को 2 लगा दिया, तो फ्लोरीन को लगा दिया। लेकिन इसकी चूंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो हम लोग को जो अनबैलेंस है उसको क्लोरीन से बैलेंस करना होता है, जो बैलेंस नहीं है, तो 2 हमने क्लोरीन लगा दिए।
तो यहाँ से बना क्या CCl2F2। ठीक है, ये है इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम हो गया डाइक्लोरो मेथेन। ठीक है, ये है R12 का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो कार्बन 1 को क्या कहते हैं, मेथ, तो ये इसीलिए ये मेथ फैमिली से है, मेथेन फैमिली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि on psychometric chart when condition line is extended to meet the saturation curve at a point, the temperature of the point is known as, तो करेक्ट आंसर है ऑपरेटस ड्यू पॉइंट। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा साइकोमेट्रिक चार्ट पर। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि साइकोमेट्रिक चार्ट पर जब किसी बिंदु पर जो सचुरेशन वर्क को मिलाने की स्थिति में बढ़ाया जाता है, तो जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ये आपका डायग्राम है। जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे आप सीख लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, जब इसको बढ़ाते हैं तो जहाँ ये वाली ये जो कर्व लाइन है, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी सचुरेशन लाइन है। थोड़ा पेन चेंज कर लो, ये आपकी क्या है, ये आपकी सचुरेशन लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर आके जो इस पॉइंट पे ये लाइन मीट कर रही ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ड्यू पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ऑपरेटस ड्यू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर टरबाइन ट्रिप द कूलिंग वाटर टू कंडेंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है इज स्टॉप्ड आफ्टर 15 to 13 मिनट, मतलब रोक दिया जाता है आफ्टर क्या, टरबाइन ट्रिप के बाद। ठीक है ठीक है, जो पानी होता है, ठंडा पानी होता है, उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो वाटर होता है धीरे धीरे अपना क्या होता है, ठंडा होने की ज़रूरत होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सप्लाई एयर स्टेट टू द कंडीशन स्पेस्ड फ्रॉम कूलिंग कॉयल विथ ए बाईपास फैक्टर लाइन एट, तो इसका करेक्ट आंसर है कि पॉइंट डिवाइड्स RSHF line in the proportional of bypass factor and 1 BPF, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, एक्चुअल में बाईपास फैक्टर है क्या, तो मान के चलिए जब एयर यहाँ से एंटर करती है कूलिंग टावर के अंदर, तो यहाँ से ऑपरेटिव मेथड द्वारा ये क्या होती है, ठंडी होकर के निकल जाती है, तो इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि जो ठीक है, तो ये जो RSHF है, इसका मतलब होता है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर होता है, और BPF का मतलब होता है बाईपास फैक्टर। ये लाइनें जहाँ पर मीट करती हैं ना, वहीं पर बाई फैक्टर क्या होता है, लाई करता है बाई, और जो बाईपास फैक्टर है और इफ़िशियंसी है, उसके बीच ये संबंध होता है, इफ़िशियंसी बराबर होता है 1 माइनस बाईपास फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। हालांकि चौथा ऑप्शन हमने लिखा ही नहीं है, लेकिन सही होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि स्प्रे चिल्ड वाटर टू एयर इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट, ये भी सही है, छोटे छोटे टुकड़ों में छिड़काव करना चाहिए उसको ठंडा करने के लिए। सर्कुलेटिंग ब्राइन इन द ट्यूब प्लेस्ड अक्रॉस द एयर फ्लो, तो ब्राइन का भी यूज किया जाता ताकि जो पतली नली है वो उसमें ब्लॉकेज ना हो, ठंडा होकर बर्फ़ ना बन जाए जल्दी से, तो ब्राइन
कभी यूज करते हैं। ब्राइन एक्चुअल में है क्या, एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट साल उसमें जो मिलाया जाता है वो है, ताकि उसको जल्दी फ्रीज ना हो, तो पाथ बंद हो जाएगा। जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने पर हार्ट अटैक आता है, उसी टाइप के ये सर्कुलेशन ही रुक जाएगा। प्लेसिंग द ऑपरेटर कॉइल अक्रॉस द एयर फ्लो, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आला होगा भैया, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक्चुअल में आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, और ह्यूमिडिटी रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा मैं अंतर आपको क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो जो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर में, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो वाटर वेपर है या वाटर कंटेंट की मात्रा है, मॉइस्चर एक्चुअल में है क्या, वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर। तो जो वाटर क्या है, वाटर वेपर या वाटर वेपर इन 1 मीटर क्यूब एयर में जब हो, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ पर ऑप्शन हालांकि वन ही सही है। दूसरा क्या होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो वाटर वेपर होता है, क्या होती है आपकी, वाटर वेपर इन गिवन टोटल जो आयतन दिया है, उसमें जितना भी वाटर वेपर है, उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो होता है आपका कि जो 1 किलोग्राम किसी जो मास ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, जो कि वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर का मास और बटे ड्राई एयर का मास जो होता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं कि रेशियो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास एंड प्रेशर ऑफ एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। थोड़ा सा मैं स्लो हूँ तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, प्रेशर इन द इओपरेटर। कह रहा है कि जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है वो क्या कांस्टेंट मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है कांस्टेंट, तो वह प्रेशर इन द इओपरेटर। जो इओपरेटर का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो ऑप्शन वन इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर लैब हैविंग ए लोड ऑफ 450 मेगा जूल पर डे इज कोल्ड, यहाँ क्लॉक लिखा है, इस क्या है, एक्चुअल में कोल्ड है, इज कोल्ड, इट रिक्वायर्स एन एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑफ कैपेसिटी अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5 टन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि मान के चलिए 1 टन जो रेफ्रिजरेंट है उस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक दिन में कितना खर्च होता है, वो क्या है आपका 24 × 60 मिनट होता है, और गुणे 60 कर देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा, यानी इतने सेकंड होता है। ठीक है, तो 450 मेगा जूल पर डे है, तो इसको यदि किलो जूल पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 450 × 1000, एक किस में आ गया, किलो जूल
पर डे है, तो डे के लिए क्या करेंगे, तो किलो जूल पर सेकंड बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 450 गुणे 1000 बट्टे यहाँ से हम लोग इसी से भाग कर देंगे, 24 गुणे 60 गुणे 60। जब इसको भाग करेंगे तो एक कुछ कट पिट करके आपका आ जाएगा 1.5, 48 के आसपास आएगा, यानी कि लगभग लगभग 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, किलो जूल पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में से एक है। अगला प्रश्न है, वेट बल्ब डिप्रेशन इज द डिफरेंस बिटवीन, तो ये क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के डिफरेंस को क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए व्हाइल वाटर इज कोल्ड इन द कूलिंग टावर एयर इज, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1 हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। वाटर को जब ठंडा करते हैं किसमें, कूलिंग टावर में, तो ह्यूमिडिफाइड होता है और गर्म भी होता है। ठीक है, एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है और ह्यूमिडिफाइड भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, क्या होता है, 3.5 किलो वाट। ऑप्शन 2 इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन फॉर द हाई स्पीड कंप्रेसर इज अचीव्ड बाय द मेथड, करेक्ट आंसर है आपका, ये सारे प्रोसेस वाटर जैकेट के द्वारा भी होता है, इंटरनल कूलिंग और एक्सटर्नल जो फिन्स लगा दी जाती हैं उसके द्वारा, तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, कूलिंग किया जाता है। आप इंजन, आईसी इंजन को भी ऐसे ही कूल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कंप्रेशन रेशियो फॉर कंप्रेसर इज ऑलवेज, क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कंप्रेशन रेशियो हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और जो कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन और डुअल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, इनके लिए अलग अलग मान होता है। ठीक है, लेकिन मोर देन 1 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स, तो करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल द टेम्परेचर, ये भी सही है, कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, ये भी सही है, कंट्रोल द एयर मोशन एंड एयर प्योरिटी, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव या ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व restricts or throttles the fluid in a particular direction to influence the volumetric flow of the fluid, तो इसका करेक्ट आंसर है कि चेक वाल्व जो होती है उसके द्वारा क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, चेक वाल्व जो होती है वही कंट्रोल करती है फ्लो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कूलिंग टावर्स, तो मैं जो सही ऑप्शन है मैं उसी को पढ़ दे रहा हूँ। कूलिंग टावर इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस, सही है, यूज टू कूल एंड हॉट कूलिंग वाटर कमिंग आउट ऑफ कंडेंसर मोर एफिशिएंटली, तो ये या तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। और एक चीज़ है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसको पढ़िएगा। चौथा ऑप्शन भी सही है, तो पहला और चौथा 2 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 क्या है इसका करेक्ट है। ओनली 1 और 4 स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड कंडेंसर, क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रिमेन्स एज एन नॉन कंडेंसेबल गैस, हाँ कंडेंसेबल नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस द कंडेंसेशन कोफिशिएंट, ये भी सही है। टेंड्स टू क्लिंग, टेंड्स टू क्या, क्लिंग टू द सरफेस,
ये भी सही है। क्लीन क्या है? क्लीन होना चाहिए। अगला प्रश्न है इंट्रोड्यूस अ लार्ज थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3 4 सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन में से एक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या है? तो जो सही सही है मैं उसको लगा दे रहा हूँ। तो द एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए कंडेंसर विल इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीज ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। और एक ऑप्शन 2 भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। आप लोग स्क्रीन शॉट लेके बाद में पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में समय ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट, तो इसका जो ऑप्शन 1 है इसको पढ़िएगा, दूसरे को भी पढ़िएगा, तीसरों को पढ़िएगा, ये तीनों सही हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन 1 इसका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके कि आप आसानी से पढ़िएगा, सही पाइएगा, क्योंकि ये यदि आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तो इनको कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, करियर रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन द, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी पे रेफ्रिजरेशन क्या है? वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दिया गया है ये साइकोमेट्रिक चार्ट का, तो ये क्या होता है? ये होता है सेंसिबल हीट और ये होता है लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होता है? ये चेंज इन क्या दिखा रहा होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? ये दिखा रहा है चेंज इन टेम्परेचर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए जे वालों से थोड़ा सा ऊपर का हट के ESC का क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ एक्चुअल में है क्या, या फिर इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये जे लेवल का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग कंडेंसर इज आइडियली, तो करेक्ट आंसर है सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। क्या होगा? सुपर हीटेड वेपर। ये आपका डायग्राम आपने देखा ही होगा, ये डोम वाला, ठीक है। यहाँ से बना दे रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा गलबा बन गया। ठीक है, कह क्या रहा है? आफ्टर लीविंग कंप्रेसर बिफोर एंटरिंग कंडेंसर, तो ये क्या होती है? ये बिफोर, आफ्टर लीविंग कंप्रेसर, ये कंप्रेस किया, तो आफ्टर लीविंग कंप्रेसर और बिफोर एंटरिंग कंडेंसर क्या होती है? सुपर हीटेड वेपर होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंस यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 3 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। एक होता है नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा होता है फोर्स कोल्ड कंप्रेसर, ठीक है। यही 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडेंसर एज कंपेयर टू COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन कंडेंसर, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हायर देन होता है। COP क्या होता है? डोमेस्टिक एयर कंडेंसर का ज़्यादा होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की तुलना में। COP किसका ज़्यादा होता है? डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, कंडेंसर का, कंडीशनर एयर जो कंडीशनर होता है उसका ज़्यादा होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की तुलना में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इज, तो करेक्ट आंसर है हॉरिजॉन्टल। हमने बताया था क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। ये वाली जो लाइन होती है जिसे ये साइकोमेट्रिक चार्ट है,
तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जहाँ पर मिल जाती है सैचुरेशन लाइन को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। और ये इस लाइन को क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर इज डिफाइन एज द, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये वाला ऑप्शन 2 में ही आता है पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर लीविंग द कूलिंग टावर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ये कूलिंग टावर का क्या होती है अप्रोच? यही होती है वेट बल्ब टेम्परेचर, और जो लीविंग ऑफ वाटर है, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर, उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको करिएगा जरूर पूरा आप लोग। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई ए स्टीम ऑफ मॉइस्चर इट मस्ट बी पास्ड ओवर ए कॉयल एट ए टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, विच इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीजेज। ऑप्शन 3 क्या है? इंक्रीजेज। और चौथा ऑप्शन यदि यहाँ पर टाइप करना रह गया था, डिपेंड्स ऑन द वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेंट रीचेज इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन द वेपर लीव्स द डैश द इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द वेपर कंप्रेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है आपका कंप्रेसर। किसमें? कंप्रेसर। हाई टेम्परेचर किस में जाता है? आफ्टर द लिवी, कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, तो करेक्ट आंसर कंप्रेसर ही है। अगला प्रश्न है, इन ए रेफ्रिजरेशन प्लांट रिमूवल ऑफ एयर टू मेंटेन प्रेशर इज टर्म एज। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका पर्जिंग। अच्छा, पर्जिंग है क्या? तो possibility of air leakage into the system, this requires a provision for its removal by the purging from top of the condenser। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसर कैन डिलीवर द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर नोन एज। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या होता है आपका? डिलीवर जो वॉल्यूम होता है थ्योरेटिकली मैक्सिमम, वो क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या है? इवोपरेशन। इवोपरेशन द्वारा क्या किया जाता है? उसको कूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सैचुरेशन एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज विल बी। तो करेक्ट आंसर है 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग टावर इज यूज्ड टू। तो करेक्ट आंसर है कंडेंसर, वाटर कमिंग फ्रॉम कंडेंसर। ऑप्शन नंबर 2, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 -33.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? -33.3 डिग्री सेल्सियस। करंट देन P इज करंट देन P इज करंट देन P इज करंट देन P इज। तो करेक्ट आंसर है P क्या है? पावर, क्योंकि P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पावर। नेक्स्ट है,
ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चूंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत आई है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी गया है, आप लोग समझ सकते हैं। अभी स्टार्टिंग ही है, अब धीरे धीरे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। और आपके सभी सब्जेक्ट को आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, किस किस टॉपिक को आपको जल्दी वीडियो चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके हो सकता है कोई हो, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। उसके लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।